बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 15 ग्रेविटेशन के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल बेटा हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन ग्रेविटेशन नॉट अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सवाल में पूछा जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अहम रोल प्ले क्यों नहीं करती मॉलिक्यूल को क्रिएट करने के लिए। बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक वीक फोर्स है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, और जो मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होते हैं, जिसकी वजह से बेटा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवा कर बेटा वो एक मॉलिक्यूल क्रिएट करती हैं, लेकिन ग्रेविटी कोई रोल प्ले नहीं करती। तो बेटा हमारे पास ग्रेविटेशन इज अ वीक फोर्स कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन एटम्स, स्पेशली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और ट्रांसफर। Gravitational attraction between atoms is negligibly small, so gravity play no role in holding atoms together in molecule। बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम इतना आंसर अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। बेटा, अकॉर्डिंग टू ई शीट ये आप आंसर वहां पर लिख सकते हैं, और जब आप ये वहां पर लिखेंगे तो ई शीट पे ये आंसर जो है बेटा वो तकरीबन 4 से 5 लाइनों में आएगा। आप इसको ऐसे लाइंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू नॉट टू बुक्स ऑन योर डेस्क अट्रैक्ट ईच अदर ग्रेविटेशनली डिस्पाइट न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सवाल में पूछा जा रहा है जो आपकी डेस्क के ऊपर 2 बुक्स पड़ी हैं वो आपस में एक दूसरे को अटैच क्यों नहीं करती, जबकि न्यूटन लॉ हमें बताता था कोई भी चीज जो मैस रखती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है। जवाब में बेटा आपने बताना है कि जो दोनों किताबें हैं उनका मैथ एज कम्पेयर टू अर्थ बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से बेटा जो उन दोनों बुक्स के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो इतनी स्मॉल होगी जिसको हम इजीली नोटिस नहीं कर सकते। Newton's law say every mass attracts every other mass, F is equal to gmm divided by r square. But two small masses like books, the gravitational force is extremely small. This force is too weak to produce any noticeable motion, so attraction exists but it is negligible. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज एन एप्पल फॉल टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी व्हाइल द अदर डज नॉट मूव टुवर्ड द एप्पल। बेटा सवाल में पूछा जा रहा है न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग दो मैसेज जो हैं एक दूसरे के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो सवाल में कहा जा रहा है कि जो एप्पल दरख्त से नीचे गिरेगा, एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जा रही। क्योंकि बेटा हमारे पास आपने फार्मूला पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एम में, जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, और अर्थ का जो मैस है बेटा वो एप्पल के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बेटा अर्थ की एक्सेलरेशन ना होने के बराबर होगी, और एप्पल की जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा होगी और एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ मूव करेगा। Both the Earth and Apple exert equal and opposite forces, but the Earth's mass is billions of times greater, so its acceleration is almost zero. F is equal to ma, a is equal to f divided by m. m mass ज़्यादा होगा, acceleration कम होगी. The apple having small mass accelerates noticeably while Earth does not move. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कैन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बी नेगेटिव, एक्सप्लेन। सवाल में पूछा जा रहा है जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं वो क्या नेगेटिव हो सकती है। बेटा आपने 9th लेवल में पढ़ा होगा जब मैस जो है वो बेटा अर्थ से ऊपर जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, तो जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेते थे। यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला है, जो बेटा नेगेटिव साइन था वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हो सकती मैग्नीट्यूड में। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन शो करता था, कि नेगेटिव साइन का मतलब होता था कि ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो अपवर्ड मूव कर रहा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। As an object move upward, the magnitude of g decrease। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वैल्यूज कम होती है, मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर 9.8 होती है, हमने बेटा टॉपिक में समझा था। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, बिकॉज ग्रेविटी बिकम वीकर विद डिस्टेंस, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, but this value is still positive in magnitude and negative only due to direction. So G becomes smaller, not negative in strength.
द नेगेटिव साइन ओनली शो द ग्रेविटी एक्ट डाउनवर्ड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द प्लेनेट। किन फैक्टर्स के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू बेटा फार्मूला जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जी तो बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ पे बेटा डिपेंड करेगी और डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट सेंटर्स पर ये डिपेंड करेगी। तो फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। Larger mass means stronger field, further distance mean weaker field. These two factors are key to gravitational field strength. Next है बेटा हमारे पास if two planets have the same mass but the different radii, how will their gravitational field strength compare? आपको कहा जा रहा है दो प्लेनेट है, दोनों का mass सेम है लेकिन दोनों का रेडियस डिफरेंट है, तो उनकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको आपने कंपेयर करना है। अगर हम बेटा फार्मूले पर गौर करें जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है बेटा रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास भी कांस्टेंट है तो बेटा अगर हम कांस्टेंट इज इक्वल टू को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगी और जिसका रेडियस कम होगा उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। तो हम इसे लिखेंगे बेटा स्मॉलर रेडियस मींस स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस। If both have same mass, the planet with smaller radius will have greater surface gravity because gravity is inversely proportional to the square of radius. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास Why do satellite in higher orbits have lower orbital velocities? आपको कहा जा रहा है जैसे जैसे हम जमीन से दूर जाते हैं, जो सैटेलाइट बेटा जमीन से दूर होते हैं जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं उनकी ऑर्बिटल स्पीड कम होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बेटा जैसे ही हम जमीन से दूर जाते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये समझा था कि जैसे जैसे हम जमीन से दूर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी वैल्यू कम होती रहती है, जिसकी वजह से बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटीज भी कम हो जाएगी। तो एट हायर एल्टीट्यूड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर, लेस फोर्स मींस लेस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज needed to stay in orbit. Using the orbital velocity formula v is equal to square root gm divided by r, तो ये फार्मूला शो कर रहा है जैसे ही r इंक्रीज करेगा वेलोसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। How does the mass of Earth affect the orbital velocity required for the satellite to stay in orbit? कहा जा रहा है बेटा कि mass of Earth कैसे इफेक्ट करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी को जो सैटेलाइट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है बेटा जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल पुल की मदद से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। तो बेटा जैसे ही मास ऑफ अर्थ ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा होगा तो उसका ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसकी ज्यादा होगी। तो बेटा हम इसको सिंपल अल्फाज में लिखेंगे अ लार्जर अर्थ मास मींस अ स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल। To stay in orbit, the satellite must move faster. Orbital velocity is directly related to Earth's mass. V is equal to square root gm divided by r. वही फार्मूला बेटा यहाँ पर अगर हम mass को देखें तो mass जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर velocity के। अगर g और r कांस्टेंट हम कर दें, रेडियस को कांस्टेंट कर दें और g तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है तो बेटा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट m के। तो बेटा हायर mass लीड टू हायर required velocity. Interference. Such rules ensure safe and fair satellite usage globally. Next है बेटा हमारे पास 11th short question. Is it possible for the object gravitational potential energy to become negative? If so, what does this mean for the object's motion? सवाल में बेटा पूछा जा रहा है कि आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या नेगेटिव हो सकती है? अगर हो सकती है तो बेटा इसका क्या मतलब है? बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव होती है और इसका मतलब ये होता है कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए। सिंपल वर्ड में हम इसको लिखेंगे बेटा यस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। दिस इज बिकॉज potential energy is defined as 0 at infinity. U is equal to minus gmm divided by r. The negative value means the object is gravitationally bound, मतलब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है
और वो ग्रेविटेशनली बाउंड है, इट मस्ट गेन एनर्जी टू स्केप द फील्ड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हाउ इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट मैसेज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उससे बेटा आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने कहा था वो इक्वल होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल मास। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट पे हमारे पास 1 kg मास के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। तो बेटा हम कहेंगे सो द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस, यहाँ से m को उधर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी gmm डिवाइडेड बाय r। द पोटेंशियल टेल अस हाउ मच एनर्जी पर kg स्टोर इन द फील्ड, मल्टीप्लाई बाय मास टू गेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।